नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड के काशीपुर निवासी किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या मामले में। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नौजवान युवा किसान ने आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा किया है और उन्हें साफ तौर से कहा है कि उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से लेकर थाना इंचार्ज ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और वह लोग, पूरा प्रशासन व पुलिस प्रशासन जो माफिया थे, जिन्होंने लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम किया, वह सारे भूमाफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती देर शाम नगला तराई रोड स्थित हर्षू इंक्लेव में सुमित गुंबर के आवास पर आयोजित सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मेयर दीपक बाले, विकास शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री उत्तम दत्त, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, बीसी जयकिशोर और इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर उत्तम सिंह नेगी, सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसके साथ ही चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिले के विकास को नई गति देते हुए रियासी बमन गांव में करीब 170 करोड़ रुपए की लागत वाले 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योजनाओं में मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, मोटर मार्गों का सुधार, पार्किंग विकास और सैनिक विश्राम गृह जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। इस दौरान उन्होंने माता रनकोची मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और जन संवाद के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से शुमार शिव की नगरी बागेश्वर धाम में 20 जनवरी तक बता दें कि ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगने वाले उत्तरायणी मेला 2026 का आगाज हुआ। उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर शहर व बागनाथ नगरी रंग बिरंगे तरीकों से सजाया गया। मुख्य जिला विकास मंत्री कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक उत्तरायणी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उसके बाद उनके द्वारा नुमाइश मैदान में लगे हुए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। अत्यधिक डिजिटल मंच पर विभिन्न जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हुआ। आधुनिकता चारों ओर बढ़ रही है। आज भौतिकवादी युग तेजी से हावी हो गया है। तब अपनी पहचान को बचाए रखना, उसको बनाए रखना और अगली पीढ़ियों को स्थानांतरित करते जाना, ये बहुत आवश्यक हो गया है। ऐसे समय में इस प्रकार के आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज भारत विकास के न केवल शिखर छू रहा है, बल्कि सनातन संस्कृति के गौरव को पुनः पूरे विश्व में स्थापित कर रहा है।
उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इससे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विकास का आदर्श मॉडल बनाने के लिए हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। रात दिन सरकार काम कर रही है और जैसा आप सभी जानते हैं, ये खटीमा मेरे लिए केवल एक स्थान नहीं है, एक नगर नहीं है, एक विधानसभा मात्र नहीं है, बल्कि ये मेरा घर है। उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। तीर्थयात्री जो है शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शीतकाल के बाद अप्रैल मई में जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे तो विधिवत रूप से चारधाम यात्रा शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए बता दें कि सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी लोगों से चारधाम यात्रा में आने की अपील की है और आश्वस्त किया है कि सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार भी चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, लगातार हमारी देखिए अभी यात्रा संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा चली है। बहुत खराब मौसम के बाद आपको पता है बहुत टाइम ऐसा रहा जिसमें कि यात्रा बाधित रही आपदाओं के चक्कर में, लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारियों का, सारी एजेंसीज का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था करने में, सुगम यात्रा बनाने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वहाँ पे जनहानि ना हो। अंकिता भंडारी प्रकरण में पद्मश्री और पर्यावरणविद अनिल जोशी द्वारा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर किए जाने पर समाज के बुद्धिजीवी, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता कर इस एफआईआर पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जब अंकिता भंडारी के माता जी और पिताजी ने एक पत्र मुख्यमंत्री धामी जी को दिया था कि सीबीआई जांच हो अंकिता प्रकरण में, पूरे प्रकरण में, और उसमें जो निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में वो जांच हो, उसके बावजूद उस पत्र का संज्ञान न लेके मुख्यमंत्री धामी जी ने अचानक से एक व्यक्ति आते हैं, इस पूरे सीन में कूद जाते हैं, पर्यावरणविद अनिल जोशी जी, उनके एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच करते हैं। हमें घोर आपत्ति है कि अनिल जोशी के द्वारा एफआईआर जो हुई है उसके बाद जो सीबीआई जांच हुई है, ये साफ साफ साजिश लगती है कि कहीं न कहीं अंकिता के माता पिता को इस जांच से दूर रखा जा रहा है। और अनिल जोशी जो पूरे प्रकरण में कहीं नहीं थे, ना अंकिता भंडारी के जो पूरा मुद्दा उठा था, ना तो पहले दिन से लेकर अभी तक अनिल जोशी जी का कोई बयान आया या अनिल जोशी जी ने इस पे कोई कार्य किया, और अचानक से वो आते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसका संज्ञान लेके उत्तराखंड में जो है सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाती है। कि सरकार ने जो सीबीआई जांच की जो संस्तुति की है, क्या वो पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण की जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके आज तक की है, या क्या ये सीबीआई जांच की जो संस्तुति है ये केवल ये जो अभी हाल फिलहाल में ये जो ऑडियो प्रकरण आया है और उस ऑडियो प्रकरण में जो नाम आया उसकी जांच है? तो हम चाहते हैं कि जो ये सीबीआई की जो जांच हो, ये जांच अंकिता भंडारी प्रकरण जब से वो ट्रैप हुई और तब से लेके और आज तक का पूरा घटनाक्रम का सीबीआई जांच। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी और सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। वहीं इस मामले में स्वामी दर्शन भारती और पर्यावरणविद अनिल जोशी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह की गतिविधि चल रही है इसमें सत्ता का खेल दिखाई दे रहा है। इस मामले में शुरू से ही सरकार संदेह के घेरे में रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लेकर दिल्ली राजघाट पर मौन रखूंगा। इन सब चीजों में सत्ता का खेल दिखाई देता है। अब उसमें कौन प्यादा बनना है सत्ता का, और देखिए प्रारंभ से ही सत्ता अंकिता के प्रकरण में कहीं न कहीं डूबियस, मतलब संदेहास्पद है। एफआईआर दर्ज करने में विलंब होता है, फिर बॉडी रिट्रीव करने में देर लगाई जाती है, उसके मोबाइल आदि नहीं मिलते हैं, सीसीटीवी कैमरे और वहाँ बुलडोजर चलता है, आग लगाई जाती है जहाँ बनता रिजॉर्ट है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के पहले से ही एक संदेह का वातावरण है और फिर वो संदेह और गहरा हो जाता है।
और मेरे भारतीय संस्कृति की पहचान है, क्योंकि ये धर्म, कला, व्यापार, मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल को एक साथ लाते हैं, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यमकेश्वर विधानसभा के दालवीखेत बढेत में गेंद मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं 125 साल पुराने इस गेंद महोत्सव में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति की पहचान है और इनका संरक्षण करना हमारा फर्ज है। उत्तराखंड में विशेष रूप से जो हमारा पर्वतीय अंचल है उसमें मेलों को बहुत बड़ा महत्व है और एक मेले ही ऐसे थे जिन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। सबको वर्ष भर में ये उत्तरायणी, जिस समय सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं तो उस समय पूरे देश के अंदर जहाँ एक खुशहाली का वातावरण होता है, दक्षिण में जहाँ पोंगल के रूप में मनाते हैं और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के अंदर कौतिक और उत्तरायणी और तमाम स्थानीय स्तर पर जैसे कि इस यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर एक गिंदी का मेला जो है ये बहुत ही धूमधाम लोक संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं के संग दिनेशपुर में घुघती त्यौहार और उत्तरायणी कौतिक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। तो वहीं इस आयोजन में प्रसिद्ध पर्वतीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्वतीय गायक जितेंद्र तोमक्याल बेबी, प्रियंका मनोज आर्या, किशन महिपाल और उर्मिला कन्याल ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। वह इस अवसर पर खड़क सिंह कार्की ने कहा कि उत्तरायणी और घुघती जैसे हमारे पर्व जो है वो संस्कृति की पहचान है। से बाहर नेशनल इंटरनेशनल सब जगह शो कर चुके हैं और जो जनवरी के महीने पे उत्तरायणी कौतिक हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, तो मेन उद्देश्य ये कि घुघुतिया त्यार जिसे बोलते हैं, तो वही हम एक उसको प्रमोट करते हैं कि हमारे पहाड़ में आज के दिन क्योंकि 13 तारीख को घुघुतिया त्यार बनता है, तो वही यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने गीतों के माध्यम से इसका प्रचार करते, अपनी संस्कृति को बचाते हैं। पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति दिनेशपुर, जिसके तत्वाधान में पिछले लगातार 9 वर्षों से प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तरायणी कौतिक का पर्व मनाया जाता है और जिसके माध्यम से इस पूरे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक हम सबको देखने को मिलती है। हमारे उत्तराखंड के सभी त्योहार इस पूरे देश को, पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम करते हैं। चाहे हम उत्तरायणी की बात करें, चाहे हम हरेला की बात करें, चाहे हम फूलदेवी की बात करें। आप लोगों ने एक पर्वतीय सांस्कृतिक मंच यहाँ पर हमने बनाया है, जिसका नाम पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति है। विगत 9 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक है, हम लोग पहाड़ से यहाँ आए हैं और पहाड़ की जो संस्कृति को जिस तराई में उजागर करने के लिए हमने ये आयोजन किया। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में टैलेंट हंट के जरिए वक्ताओं और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की खोज की जा रही है। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पार्टी के लिए प्रभावशाली प्रवक्ता और सोशल मीडिया टीम तैयार करना है। जिस पर और जानकारी देते उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि इस टैलेंट हंट के माध्यम से पार्टी को नए और सक्षम युवाओं को अवसर देने की उम्मीद है। जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है और पार्टी नेतृत्व जो है प्रवक्ताओं के लिए, जो हमारे रिसर्च वर्कर्स हैं उनके लिए, सोशल मीडिया के लिए नई प्रतिभाओं की खोज कर रही है। और जिस उत्साह के साथ टैलेंट हंट प्रोग्राम में लोग प्रतिभा कर रहे हैं, नए लोग इसमें आगे आ रहे हैं, इससे ये प्रतियोगिता अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। और आज राजधानी देहरादून में 2nd चरण के इंटरव्यू हो रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट फेज पास किया। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर,
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन का श्रेय देर शाम पहुंचे हरीश रावत को चल गया। आपको बता दें कि देर शाम डालनवाला थाने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचकर आंदोलन की कमान को संभालते हुए पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने का दबाव डालने लगे। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत पर कुछ बोलना व्यर्थ है, क्योंकि वे अत्यंत निचले स्तर पर उतर आते हैं और अपने पद और गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अब रावत जी के ऊपर कितना कमेंट करेंगे, पूरा आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए, तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो नारे खाए कहीं भी बैठने को तैयार है। अब ये उनकी समस्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है, उनको थोड़ा अपनी मर्यादा का। थराली विकासखंड सभागार में विकासखंड की पहली बीडीसी बैठक विकास के मुद्दों पर तमाम सवालों के साथ संपन्न हुई। बैठक में बदहाल स्वास्थ्य सेवा, क्षतिग्रस्त सड़कों, आपदा के 4 माह बाद भी व्यवस्था दुरुस्त न होने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल किए। वहीं सड़कों की दुर्दशा पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। कनिष्ठ प्रमुख राजेश चौहान ने जहां तलवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण की शिकायत विभागीय अधिकारियों के सम्मुख रखी, तो वहां ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने भी एनपीसीसी के अधिकारियों पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि एनपीसीसी के अधिकारी आपदा के समय में भी केवल जनप्रतिनिधियों को झूठ बोलकर गुमराह की ही करते रहे हैं और इसके साथ ही विकासखंड की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मूल भवन में संचालित होने के सवाल पर मुख्य विकास अधिकारी ने डॉक्टरों को निर्देशित करते हुए हर हाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मूल भवन से संचालित करने के निर्देश दिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे जिला चमोली की प्रथम बैठक थराली ब्लॉक को मिली है और हमने ही शुरुआत करी है। तो आज हमारे इसमें माननीय आप सीडीओ साहब, माननीय डीडीओ साहब, माननीय डीपीआरओ साहब और खंड विकास अधिकारी, तो ये सब आज जो है हमारी मीटिंग में रहे। और रहा एनपीसीसी का तो मैं आपको बता दूं, इसको मैं बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी क्योंकि पहली बीटीसी है, जनप्रतिनिधियों को अभी इसमें कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाउस में जो भी लोग बैठे हैं सब नए लोग बैठे हैं, तो एक बार जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग अगर पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं कि कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, कैसे प्रश्नों का जवाब लिया जाता है। और मेरा तो एक निवेदन भी है और एक सुझाव भी है कि सदन में क्वेश्चन जो है कि बीटीसी से होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जमा कर लिए जाएं और विभागों को प्रश्न भेजे जाएं, और जब अधिकारी सदन के अंदर आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, जो कि उनका वो जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दे पाए और उन पर अच्छी से कार्रवाई हो पाए। ये इतना ही मेरा संदेश है। और आज क्योंकि पहली बीटीसी थी, मैं सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागनाथ नगरी में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला शुरू हो गया है। तो वहीं ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगने वाले इस मेले की शुरुआत के साथ ही बागेश्वर शहर और बागनाथ मंदिर रंग बिरंगे लाइट्स और झांकियों से सजा दिया गया है। बताते चले कि इस अवसर पर कुमाऊं के पारंपरिक ढोल, पिथौरागढ़, मुनस्यारी और मटकोट की सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनमें स्थानीय संस्कृति और विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक टीमों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं इस अवसर पर बागनाथ मंदिर को 2 कुंटल प्राकृतिक फूलों और मालाओं से सजाया गया।
देखिए, उत्तरायणी मेला 2026 का आज आगाज हुआ है। आज हमने अभी यहाँ पर तहसील परिसर से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज जो अभी हम लोग की झांकी तो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान सौरभ भोगड़ा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश क्षेत्र में जो हमारी प्रदर्शनी बनी है और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी बगल में हमारा अन्य एक्टिविटीज हो रही है, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आए, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। मैं सबको भूतिया त्योहार की और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर पोस्ट डिजास्टर्स नीड असेसमेंट किया गया है। इस प्रक्रिया में पूरे राज्य का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की गई है। पीडीए ने उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ है और देश में ये पहला ऐसा अवसर है जब हमने पूरे राज्य का पीडीए ने एक साथ किया है। राज्य ने अपने बल पे किया है और पूरा पीडीए ने करने के बाद हमने 31 दिसंबर 2025 को एनडीएमए को और भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है। इसमें कुल जो डैमेजेस हमने बताए हैं 3792 करोड़, लॉसेज हमारे हैं 312 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए का हमने जो हमें जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए। खटीमा के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त मिट्टी से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम गिधौरदिया क्षेत्र में स्थित नदी से अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की, जिस पर जानकारी देते हुए एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि मिट्टी खनन की लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई है। दिया और गिद्धौर क्षेत्र से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। रात को भी और दिन में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसी के संदर्भ में आज राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें 2 ट्रैक्टर अभी तक हमारे पकड़ में आए हैं और क्षेत्र में जो है वो अवैध रूप से खनन किया गया है, उसकी भी जाँच चल रही है। उसकी नपाई करके जो है वो उस पर जुर्माना निर्धारित किया। एसएसपी देहरादून अजित सिंह के नेतृत्व में पटेल नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले बहनोई सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस लूटे गए 91,950 रुपए नकद बरामद किए। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 300 अवैध चाकू और 1 अलग बरामद किया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार वादी की फुफेरी बहन का पति ही पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला है। श्री सराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साथ संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और 1 जो इसमें वादी है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने लोगों से साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है। एसपी ने कहा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिनमें लोग पैसे गंवाते हैं और मानसिक रूप से परेशान होते हैं, इसलिए जागरूक रहें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और किसी भी धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट दर्ज करें। बढ़ रहा है तो इसमें अवेयरनेस के हमारे लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं और हम लोग इसमें जगह जगह ऐसे
सूचना वाले बोर्ड भी लगा रहे हैं कि जागरूकता के संबंध में। और दूसरा हमारा सभी से ये अपील भी है कि अपने जैसे साइबर ठगी से बचने के लिए जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर कॉल करें, और अनजान लिंक है या अनजान वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल है, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट है फेसबुक की, तो उसको एक्सेप्ट न करें। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि आभा आईडी केंद्र सरकार की एक बेहद इनोवेटिव पहल है, जिसका उद्देश्य मरीजों के मेडिकल डेटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा है कि आभा आईडी के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा और उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उसी आईडी से लिंक रहेगा, जिसको बार बार पर्चा बनवाने या कागजात संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसकी जरूरत है भी नहीं। इसमें आपका वैलिडेटेड फोन नंबर चाहिए होता है जिसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको बता देना है। और प्लस अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि उनका पर्चा नहीं बनेगा, उनका पर्चा बन रहा है जैसे पहले बन रहा था। क्योंकि आज सैटरडे का भी देख लीजिए, करीब 2000 से ऊपर की हमारी ओपीडी थी, उनमें से हमने केवल 700 ये आभा आईडी के थ्रू बने थे, बाकी तो ऑर्डिनरी पर्चे ही बने थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास फोन नंबर नहीं है या उनके पास आधार कार्ड नहीं है या रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो उनका पर्चा नहीं बनेगा। पर्चा बनेगा, अगर उनके पास रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नई तरीके से बन जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं